बचपन से ही बच्चों को ये बोला जाता है कि अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छे लोगों के बीच बैठ नहीं पाओगे, सफ़र नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। बस ये बात बच्चों ने अभी तक सुनी थी और लोगों ने सुनी थी, लेकिन आज की घटना इतनी हैरान करने वाली है कि जो लड़के अनपढ़ हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके तो पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। क्योंकि एक लड़का जो पढ़ा लिखा नहीं था उसकी शादी होती है, लेकिन शादी के महज कुछ ही महीने के बाद पत्नी एक प्लानिंग कर कर उसको मौत के घाट उतार देती है बड़ी बेरहमी के साथ। और जब पत्नी से पूछा जाता है तो वो बोलती है कि मेरा पति पढ़ा लिखा नहीं था, वो अनपढ़ था, बस सिर्फ इस वजह से। काम वाम तो सब कुछ ठीक ठाक करता था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, खूबसूरत था, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो इसमें ये घटना सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। अब अगर कोई लड़का खूबसूरत है, बेहद ज़्यादा हीरो सा लगता है और पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छी खासी नौकरी है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके लिए तो ये बेहद ज़्यादा ख़तरनाक घटना है। लेकिन महिला ने अपने पति की हत्या कैसे की? अगर उसको पसंद नहीं था वो शख्स, तो उसने शादी क्यों की? ये भी बड़ा सवाल है। आखिर दोनों की शादी कैसे हुई और फिर हत्या की प्लानिंग कैसे रची? इस कहानी को हम शुरू से आपको बताएंगे। वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें, ये कहानी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है सुनना, और महिला की प्लानिंग सुनकर तो आप बेहद हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में तो मैंने आपके कमेंट्स का जवाब दे दिया था। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूं, तो एक नीचे जाकर कमेंट्स कर दें, फिर मैं वीडियो के आखिर में आपका नाम लूँगा, आपके कमेंट्स का जवाब भी दूंगा। तो आज की जो घटना है वो राजस्थान की है। राजस्थान का ज़िला है भीलवाड़ा ज़िला, और भीलवाड़ा ज़िले का ही एक गाँव पड़ता है गुमसांड गाँव। और वो जो गांव है वो सदर थाने के अंतर्गत आता है, सदर थाने के अंदर पड़ता है। 3 जून को उसी गांव का रहने वाला मदन, जो खेतीबाड़ी का जो काम करता था, खेतीबाड़ी से जब वो काम कर कर वापस अपने घर पर आता है, लगभग रात के 9 बज रहे थे, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ बैठ उठकर जब वापस घर आता है तो अपनी पत्नी से खाना मांगता है, खाना खाता है, और जैसे ही पानी पीता है तो उसके बाद वो अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद वो तड़पने लगता है। जो पत्नी टीना थी वो चीखती है, चिल्लाती है, और बराबर में ही जो मदन का भाई रहता है जिसका नाम नारायण है, उसको बुलाती है और बताती है कि इनको पता नहीं क्या हो गया। पहले सबको लगता है कि शायद जो मदन है उसको दिल का दौरा वगैरह पड़ा है, क्योंकि ज़मीन पर वो ऐसे कपकपा सा रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद उसको उठाते हैं और देखते हैं कि उसके मुँह से झाग निकल रहे हैं। मतलब शायद इसको सांप वगैरह ने डस लिया होगा या फिर कोई जहरीली चीज़ इसने खा ली। फ़ौरन जो उसको वहाँ से उठाकर जो वहाँ का भीलवाड़ा का जो महात्मा गांधी अस्पताल है वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं। डॉक्टर्स वगैरह देखते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि इन्होंने शायद कुछ जहरीली चीज़ खा ली है या फिर किसी तरीके से कुछ खाया हो। तो वहीं जो मदन की पत्नी टीना थी वो बोलती है कि इन्होंने कुछ गोली थी, दवा लेकर ये आए थे, उस गोली को इन्होंने पानी में डाला और उसी गोली को इन्होंने खाया है, उसके बाद ऐसा हुआ है। वहीं जो डॉक्टर्स थे वो बराबर ट्रीटमेंट कर रहे थे। अभी डॉक्टर्स को ये नहीं पता था कि आखिर मामला क्या है। जो मदन का भाई था जिसका नारायण, उसको शक होता है कि कहीं उसकी ही जो भाभी हैं उन्होंने तो मदन को जहर नहीं दिया, और शक की बिना पर वो सोचता है कि पहले मेरे भाई की तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मैं देखूँगा। दूसरी तरफ बराबर इलाज चलता रहता है, ट्रीटमेंट चलता है, और वहाँ से ट्रीटमेंट चलते चलते 6 जून को जो मदन था उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मदन की मौत हो जाती है। मदन की मौत के बाद उसके भाई का रोते रोते बुरा हाल था। दूसरी तरफ जो टीना थी वो बार बार बेहोश हो रही थी, क्योंकि टीना की और मदन की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और 1 साल के अंदर ही उसके पति की मौत हो गई। वहीं जो उसका भाई वो नारायण था वो फ़ौरन सदर थाने में पहुँचता है और सदर थाने के जो SHO साहब हैं जिनका नाम उगमा राम है, उनसे बोलता है कि सर मेरे भाई मदन की मौत हुई है और उसको जहर देने वाली मेरी भाभी है जिसका नाम टीना है। फ़ौरन जो SHO साहब थे वो फ़ौरन जो मदन की लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और दूसरी तरफ छानबीन करने में लग जाते हैं। टीना से डायरेक्टली पूछताछ नहीं की जाती क्योंकि टीना की भी हालत बेहद ज़्यादा ख़राब थी। पुलिस अंदर ही अंदर जांच पड़ताल करने में लगी थी। और दूसरी तरफ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि मदन को सल्फास जो जहर होता है वो दिया गया है। अब जहर मदन ने खुद खाया या फिर मदन को दिया, बड़ा सवाल ये था।
पुलिस जांच पड़ताल करने में लगी थी। डायरेक्टली पुलिस टीना को गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, और अगर टीना बेगुनाह होती तो फिर पुलिस के ऊपर दाग लग जाता। इसलिए पुलिस टीना की कॉल डिटेल्स चेक करती है कि हो सकता है टीना का किसी के साथ अवैध संबंध हो, इस वजह से उसने मदन की हत्या कर दी हो। लेकिन पुलिस जांच पड़ताल कर लेती है, लेकिन टीना का कोई अवैध संबंध किसी से नहीं निकलता। और 15 जून को तमाम सबूत देखने के बाद जो घर पर जांच पड़ताल की जाती है, वहाँ पर एक सरदर्द की भी गोली निकलती है। सरदर्द की गोली वहीं पर पड़ी हुई थी। पुलिस एक एक चीज़ को जांच पड़ताल करती है, और 15 जून को जब सख्ती से टीना से पूछताछ की जाती है, टीना के आंसू बंद होने के बाद, मामला ठंडा होने के बाद, तो टीना से सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो टीना टूट जाती है। और टीना बताती है कि आज से 1 साल पहले मेरी शादी मदन से हुई थी, और मदन से जो मेरी शादी हुई थी वो आटा साटा जो प्रथा है, मतलब एक रिवाज है, उससे हुई थी। आटा साटा का मतलब ये होता है कि हम अपनी लड़की देंगे और तुम्हारी लड़की लेंगे, मतलब मैं अपनी लड़की तुम्हें दूंगा और तुम्हारी लड़की से अपने लड़की की शादी कराऊंगा। जो ये टीना है, टीना का एक भाई है, और टीना के भाई की शादी मदन की बहन से हुई थी, और शर्त ये थी कि टीना को भी मदन से शादी करनी पड़ेगी। और इसी शर्त के तहत टीना ने मदन से शादी की थी। टीना जानती थी कि मदन अनपढ़ है, वो मदन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि उसके भाई की शादी मदन की बहन से हो रही थी। इस वजह से टीना ने शादी कर ली। वक्त बढ़ता जाता है, लेकिन टीना शादी के बाद बीए कर रही थी, बराबर उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी। और जब उसका पति अनपढ़ उसके सामने आता था तो उसका खून खौलता था। जब वो घर में किताबें लेकर बैठी होती थी और पति काम कर आता, तो उसको लगता है यार क्या मेरा पति मिला है, मैं इतना पढ़ रही हूँ, मुझे कोई डॉक्टर मिलता, इंजीनियर मिलता, कोई पढ़ा लिखा लड़का मिलता, क्योंकि उसके ढेर सारे सपने थे। और उसी टाइम पर उसको ख्याल भी आया कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि इसको छोड़कर चली जाती हूँ। लेकिन उसके दिमाग में ख्याल आता है कि आटा साटा जो प्रथा है, जो रिवाज है, उसके तहत शादी हुई है, अगर मैं मदन को छोड़कर जाऊँगी तो फिर मेरे भाई की जो वाइफ है वो भी उसको छोड़कर आ जाएगी, तो मेरे भाई की भी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो वो रुक जाती है और सोचने लगती है कि आखिर क्या किया जाए। खूब सोचती रहती है, तो उसी बीच उसके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर मदन की वो हत्या कर दे तो पुलिस उसको नहीं पकड़ पाएगी और फिर कोई उसके ऊपर आरोप भी नहीं लगेगा। लेकिन प्लानिंग कैसे करे, तो एक सल्फास की जहर की वो गोली लेकर आती है। गोली वो ले आती है, लेकिन अब वो सोचती है कि गोली आखिर मदन को कैसे खिलाए। वो गोली काफ़ी हफ्तों से उसके पास रखी हुई थी, वो अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रही थी। और 3 जून को जब मदन काम वाम कर आता है, मजदूरी वो करता था, पैसे लाकर सारे टीना के हाथ में देता था और अपने पैसों से वो टीना को पढ़ा भी रहा था। और जब वो आता है, टीना के हाथ में पैसे देता है और बोलता है कि यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम्हारे पास एक गोली रखी हुई है सर के दर्द की, ज़रा वो ले आओ, उसको मुझे खाना है, सर का दर्द बंद हो जाएगा। और उसी टाइम पर टीना के दिमाग में ख़्याल आता है कि सर के दर्द की गोली की बजाय मैं जहर की गोली जो दे देती हूँ। और फ़ौरन टीना सर के दर्द की गोली उसके सामने खोलती है और पीछे से फेंक कर फ़ौरन सल्फास की गोली उसके सामने डालती है, गिलास में घोल कर उसको दे देती है। फ़ौरन मदन उसको खाना खाने के बाद जब पीता है तो वहीं पर कुछ ही देर के बाद वो गिर जाता है। उसको अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, उसकी मौत हो जाती है। वहीं पुलिस जब ये सुनती है तो हैरान रह जाती है कि भला एक टीना ने एक लड़के की हत्या कर दी। मतलब पढ़ाई लिखाई की बात तो इंसान के अंदर दिमाग आता है, लेकिन अगर एक इंसान पढ़ने लिखने लगे और वो ख़ुद को बहुत महान समझने लगे तो वो अनपढ़ लोगों को कीड़ा मकोड़े समझने लगता है। तो वहीं टीना को पुलिस जेल भेज देती है। लेकिन इस घटना से आपको क्या सीखने को मिला, अभी तो आपको ये पता भी नहीं होगा कि आपको क्या सीखने को मिला। इससे आपको ये सीखने को मिला कि अगर आप गरीब हैं तो हद से ज़्यादा पैसे वाली लड़की से आप शादी बिल्कुल मत करें, अपने लेवल की लड़की से करें, क्योंकि आपके लेवल की अगर वो लड़की होगी तो शादी के बाद आकर वो बिना पंखे की भी रह लेगी, भूखी प्यासी झुग्गी में टीनों में भी रह लेगी, धूप में भी रह लेगी। लेकिन अगर पैसे वाली होगी तो वो आपके घर में आएगी, आपको तमाम ताने देगी, आपके परिवार को ताने देगी और आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर डालेगी। तो अपने लेवल की लेकर आएँ। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की ना लेकर आएँ, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ी लिखी लेकर आएंगे तो यही हाल होगा, वो आपको गंवार समझेगी, कीड़ा मकोड़ा समझेगी। आप चाहें कितने पैसे उसको कमा कर दे दें, लेकिन वो ये समझेगी कि वो तो डीएम है, वो तो बहुत बड़े ओहदे पर है, वो तो बहुत महान काम कर रही है। लेकिन उसको नहीं पता कि इस टाइम पर बीए, एलएलबी जितने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे हुए लोग हैं वो 10-10 हज़ार रुपये महीने पर काम पर लगे हुए हैं। पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई हमें ख़ुद की नॉलेज के लिए करनी चाहिए, ना कि जॉब के लिए करनी चाहिए। हमें पढ़ाई लिखाई इतनी करनी चाहिए कि अगर हमारे सामने
कभी कोई पढ़ा लिखा आ जाए या हम किसी भी जगह पर बैठे हों तो हमारी थोड़ी सी भी वैल्यू नीची ना हो, लेकिन ये शादी को जो मैंने बताया है वो अपने बराबर के से करनी चाहिए। अब जो लोग नहीं पढ़ पाए तो ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब अब वो पढ़ाई लिखाई करें, जो लोग नहीं पढ़ पाए वो शादी भी अपने लेवल के बराबर की लड़की से करें। अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज की घटना से यही सीखने को मिलता है। और जो टीना है उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जल्दी से नीचे जाइए कमेंट्स कर दीजिए। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा भी और आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।